हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। सुमो बायोलॉजी में मैं सुमेश मोंगा, आपका मेंटोर, आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने कल चालू किया है चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर पाँचवा। पाँचवा अध्याय है हमारा वंशागति के नियम। पाँचवें अध्याय को कल हम लोगों ने चालू किया है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को। ठीक है जी। तो मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने वंशागति को सबसे पहले साइंटिफिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश करी और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स जो किए थे उन्होंने मटर के पौधे पे किए थे। तो उद्यान मटर के पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, पाइसम सेटाइवम जिसका बोटॉनिकल नेम है। इसमें आप देखते हैं कि 7 क्रोमोजोम होते हैं उद्यान मटर में। 7 क्रोमोजोम है। इन्होंने जो लक्षण लिए वो लक्षण लिए थे जो अपोजिट ट्रेट दिखाते हैं, विरोधाभासी विषयक दिखाते हैं। तो 7 कैरेक्टर को इन्होंने ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया था। वो कैरेक्टर थे स्टेम की हाइट के लिए। कल हम ये सारी बातें हम लोग कर चुके, तने की लंबाई या ऊंचाई कह लीजिए। उसके अलावा फली, फूल और पॉड के लिए, और सीड बीज। फली पॉड का कलर और शेप, फूल का कलर और पोजीशन, और बीज का कलर और शेप। ये 7 इन्होंने लक्षण लिए थे जिसके आधार पे, जिसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्रॉस कराए थे और पौधों को क्रॉस कराया था, और उनसे जो संतान प्राप्त हुई थी उसका उन्होंने विश्लेषण किया लक्षणों का। और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई पीढ़ी तक एक्सपेरिमेंट कराए थे 1856 से लेके 1863 तक, 7 साल बाद में इन्होंने वंशागति के सिद्धांत को परिपालित किया था। ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके। तो हमेशा इन्होंने जब भी शुरुआत करी थी एक्सपेरिमेंट की, हमेशा प्योर लाइन प्लांट से करी थी। प्योर लाइन प्लांट से करी थी। तो प्योर लाइन प्लांट क्या है? प्योर लाइन प्लांट वो प्लांट है जिसमें किसी लक्षण को ध्यान में रखते हुए आप जब क्रॉस कराते हैं तो आने वाली कई पीढ़ियों तक, 5-6 पीढ़ी तक लक्षण की कांस्टेंट इनहेरिटेंस होगी। स्टेबल एक इनहेरिटेंस, एक जैसा ही उसका वंशागति होगी लक्षण के लिए, और लक्षण का जो प्रदर्शन है वो भी एक जैसा रहेगा, उससे पथ भ्रष्ट नहीं होगा, एक ही दिशा में चलेगा। तब हम बोलते हैं प्योर लाइन प्लांट है। ठीक है जी। तो इन्होंने एक जीन के लिए सिंगल जीन इनहेरिटेंस, एक जीन की वंशागति को ध्यान में रखते हुए जब क्रॉस कराया तो 2 ऐसे पौधे चुने जिनमें बाकी के 6 लक्षण तो समान है, केवल एक लक्षण के लिए वो लोग आपस में भिन्न है। जैसे कि कहिए एग्जाम्पल के तौर पे स्टेम की हाइट। तो स्टेम की हाइट के लिए वो छोटा, लंबा और बौना पौधा इन्होंने लिया, बाकी के गुण उनके समान थे। तो हम लोग बोलेंगे सिंगल जीन इनहेरिटेंस। एक जीन एक कैरेक्टर को गवर्न करता, एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता, सिंगल जीन इनहेरिटेंस। इसलिए इस तरह से जो क्रॉस कराएंगे वो जो बनेगा उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो संतान बनेगी वो मोनो हाइब्रिड होगी और क्रॉस कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इस तरह का संकर कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो संतान बनी वो मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड हम लोग उस संतान को बोलते हैं जिसके माता पिता, जब आप 2 विभिन्न आनुवंशिक विन्यास वाले ऑर्गेनिजम्स के जीवों के बीच में क्रॉस कराएं तो जो संतान उत्पन्न होगी उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड या संकर। ठीक है जी। ये सारी बातें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, और हम लोगों ने आखिरी में आके कल प्यूनेट स्क्वायर का भी जिक्र कर लिया था, और उसके बाद प्यूनेट स्क्वायर के बाद टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस का भी जिक्र हम लोगों ने कल कर लिया था। कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा बैक से ही हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मेंडल ने बोला कि भाई जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, तो जो फीलियल 1 जनरेशन बन रही है, F1 जनरेशन, पहली संतान पीढ़ी, तो संतान जो होती माँ बाप से मिलती जुलती भी है और माँ बाप से डिफर भी होती है। संतान माँ बाप पर ही होती है, लेकिन माँ बाप से बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी रेप्लिका नहीं होगी, प्रति कॉपी नहीं होगी, प्रतिलिपि नहीं होगी, प्रतिकृति नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता भी होगी। भिन्नता का कारण क्या है? भिन्नता का कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट जब बनते हैं मियोसिस डिवीजन से बनते हैं, और मियोसिस डिवीजन में आपने मियोसिस 1 मियोसिस 2 पढ़ा है। मियोसिस 1 मियोसिस 2 में मियोसिस 1 में
मियोसिस 1 के प्रोफेज में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जिसकी वजह से विभिन्नता आती है। तो क्रॉसिंग ओवर कारण है विभिन्नता आना, और क्रॉसिंग ओवर के अलावा आनुवंशिक विन्यास, नए नए रिकॉम्बिनेंट बनना, नए कॉम्बिनेशन बनना, ये कारण आता है विभिन्नता आने के। तो जब भी मियोसिस डिवीजन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं पेरेंटल सेल से डॉटर सेल में, और बाद में जब ये जो युग्मक बनते हैं गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो क्रोमोसोम नंबर पुनः स्थापित हो जाता है जो स्पीशीज़ का नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हो। तो मेंडल ने बोला था बेसिकली कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं वो लक्षण ले जाने का जो कारक है वो क्या है, फैक्टर कारक। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जा रहे हैं वो कारक है, फैक्टर है जो उसको लेके जा रहा है। और फैक्टर ये जो लक्षण लेके जा रहा है किस माध्यम से लेके जा रहा है, युग्मक के माध्यम से। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं, इन प्रक्षेपणों के आधार पर, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, प्रक्षेपण ऑब्जर्वेशन जो उसने मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए और जो मेंडल ने देखा उस आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया है कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से, कोई चीज़ ऐसी है जो बगैर अपना रूप बदले, बगैर अपना विन्यास बदले जनक से संतति में जा रही है, जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से जा रही है, उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती रहती। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, आगे कंटिन्यूस जा रही है। उसने इस वस्तु को कारक बोला और इस वस्तु को उसने फैक्टर नाम दिया। फैक्टर जिसको कि आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन टर्म वॉज कॉइंड बाय मेंडल, मेंडल ने जीन टर्म फैक्टर टर्म वॉज कॉइंड बाय मेंडल, मेंडल ने फैक्टर टर्म दिया था, एंड जीन टर्म वॉज कॉइंड बाय जोहेंसन। जोहेंसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था जीन। तो फैक्टर टर्म दिया है मेंडल ने। तो मेंडल का फैक्टर और जोहेंसन का जीन वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही बात है। उसने इस वस्तु को जनक, इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है। तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता की इकाई है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, तो कोई पर्टिकुलर जीन किसी एक विशेष लक्षण को, कैरेक्टर को गवर्न करता है। वन जीन वन कैरेक्टर। तो एक जीन एक कैरेक्टर को, लक्षण को निर्धारित करता है, इसकी सूचना उसमें निहित होती। तो किस लक्षण को निर्धारित करेगा ये सूचना, ये जानकारी किसके पास है, जीन के पास है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए जो जीन, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कैरेक्टर के दो वेरिएंट, कैरेक्टर जैसे यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही, स्टेम की हाइट, तो स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर है और इसके दो वेरिएंट, जो इसमें वेरिएंट मिल रहे हैं, वैरायटी मिल रही है, आइदर प्लांट वुड बी टॉल और प्लांट वुड बी ड्रॉप। तो या तो लंबा और यह बौना छोटा, ये वेरिएंट है, ये ट्रेट कहलाएगा। तो कैरेक्टर के वेरिएंट मिलते हैं, ट्रेट मिलते हैं विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को। विकल्पी विपरीत, ये विपरीत लक्षण हो गए, इसके संकेतक जोड़े को, उसके संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। ठीक है जी। यह एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। तो विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को, ये बात लाइन दिमाग में बिठा लीजिए, विपरीत विकल्पी लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। ओके, क्लियर? हाँ जी। तो भैया एलील क्या है? वैकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को, विकल्पी मतलब विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए जो एलील है, एक जीन के एलील जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को, एक उसके लिए टॉलनेस के लिए करेक्ट ला रहा जानकारी और एक ड्रॉपनेस के लिए ला रहा जानकारी। तो इसी जीन के, वो जीन जो स्टेम की हाइट को रेगुलेट कर रहा, वो दो फॉर्म में है, दो रूप में है। एक रूप की वजह से टॉलनेस और एक रूप की वजह से ड्रॉपनेस आ रहा। तो इस जीन के जो दो रूप है वो एक दूसरे के एलील है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को हम लोग युग्म विकल्पी एलील कहते हैं। एक ही जीन के थोड़ा विभिन्न रूप होते हैं। कल हम ये सब बातें पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना फटाफट। ठीक है जी। तो
किसी भी प्लांट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ज़्यादातर हायर प्लांट्स, हायर जीव जो हैं डिप्लॉयड होते हैं। किसी लक्षण को गवर्न करने के लिए उनके पास 2 जीन हैं। किसी लक्षण को गवर्न करने के लिए उसके पास 2 जीन होते हैं। तो मानिए यहाँ पे स्टेम की हाइट के लिए पौधे में जो 2 जीन हैं वो ये जीन है टी और टी, जो उसकी स्टेम की हाइट को रेगुलेट कर रहा है। टी और टी, कैपिटल टी 2 जीन है। तो अगर सारे मटर के पौधे लंबे होते तो हम कहते हैं कि ये कैपिटल टी केवल एक रूप में ये जीन है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ मटर के पौधे लंबे ना होकर बौने हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जीन जो है वो कैपिटल टी का दूसरा रूप है। तो वहाँ पे जो रूप है वो लोअर केस टी है, जिसकी वजह से पौधा बौना हो जाता है। तो कैपिटल टी की वजह से पौधे को जो संकेत जा रहा है कि उसे लंबा होना चाहिए, स्मॉल टी की वजह से जो संकेत जा रहा है उसको छोटा होना चाहिए। दिक्कत कहाँ पे होगी? दिक्कत जब पौधे के पास ये कॉम्बिनेशन होगा, उसके पास 2 कॉपी इस जीन की होनी चाहिए। अगर दोनों कॉपी सेम है तो दिक्कत नहीं। दोनों कॉपी सेम है तो कॉपी, ये जो जीन का रूप है जो काम करवाना चाहता है वो काम हो जाएगा, प्लांट लंबा हो जाएगा। ये दोनों कॉपी हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लांट छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस पौधे के पास एक जीन का एक रूप, एक एलील है और उसी जीन का दूसरा रूप दूसरी जगह पे है, एलील दोनों डिफरेंट एलील दोनों आ गए। अब इसका तने का आकार क्या होगा? तो ये 2 पहलवान आपस में सुर लय ताल कदम ताल ठोक रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं। जो एलील अपना असर दिखा देगा वो प्रभावी एलील कहलाएगा, जो एलील अपना असर नहीं दिखा पाएगा वो अप्रभावी एलील कहलाएगा। तो कैपिटल टी ये टॉलनेस हो गया। तो जो जीत गया हम उसको वरमाला पहनाएंगे स्वयंवर की। जीत कौन गया? टी जीत गया, डी हार गया। डी की वजह से ड्रॉप होना चाहिए था, तो अब हम लोग डी ना लिख के लोअर केस टी लिखने लगे सांकेतिक भाषा में। ये संकेत से हम लोग जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस जीन को जो स्टेम की हाइट को रेगुलेट कर रहा, तो उसको हम सिंबल टी से रिप्रेजेंट करने लगे। अब सिंबल कैपिटल टी का मतलब है जीन का वो रूप जिसकी वजह से टॉलनेस आएगी, और लोअर केस टी का मतलब है जीन का वो रूप जिसकी वजह से ड्रॉपनेस आएगी। ठीक है, ओके। अब जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है प्लांट में हो सकते हैं वो ये कॉम्बिनेशन है 3। इस कॉम्बिनेशन में दोनों एलील एक जैसे, जहाँ पे दोनों एलील एक जैसे होते हैं उसको बोलते हैं समयुग्मजी। एक ही जैसे युग्मक है समयुग्मजी, और जहाँ पे अलग अलग है उसके लिए विषम युग्मजी, या आप कहिए हेटेरोजाइगस कंडीशन हम लोग बोलते हैं। ओके, ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके। आइए आगे चलें। सारी बातों के बाद हाँ, अब देखिए हम लोगों ने बोला कि भाई जीन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जोड़े में होते हैं, लेकिन जब उसके युग्मक बनते हैं मियोसिस डिवीजन के द्वारा, तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा जब युग्मक बनते हैं जीन केवल एक ही कॉपी उसकी आ पाती, दोनों कॉपी नहीं आ पाती। तो जब युग्मक बनते हैं मियोसिस द्वारा एक ही कॉपी आ पाएगी, दोनों कॉपी नहीं आ पाएगी। मानिए प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन विन्यास ये है, दोनों जगह उसके पास एक ही जैसा एलील है, समयुग्मकी है, समयुग्मजी है। अब इसमें जब गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे मियोसिस डिवीजन के द्वारा, तो भैया उसके पास दोनों जगह पे आटा है तो आगे आटा ही आएगा, चावल नहीं आ जाएगा। मतलब दोनों, अगर उसके पास 2 कॉपी उस जीन की जो स्टेम की हाइट को निर्धारित कर रहा है, दोनों जगह पे कैपिटल टी है, तो अब इसके जब गैमीट बनेंगे इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, दोनों में से एक आएगा तो कैपिटल टी ही आएगा, क्योंकि दोनों जगह कैपिटल टी ही है, उसके पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो ऑल द गैमीट, जितने भी गैमीट बने इस प्लांट में, उन सारों के सारों गैमीट में 100% गैमीट में कैपिटल टी ही आएगा। एक दूसरा पौधा है जो छोटा पौधा है, लंबाई में कम है, इसमें जब गैमीट बनेंगे तो बट नेचुरल है कि उसके गैमीट 100% गैमीट में लोअर केस टी ही आएगा। अब तीसरे पौधे की बात कर लीजिए। जो तीसरा हमारे पास विकल्प हो सकता है कि पौधे में जेनेटिक मेकअप ये जीनोटाइप, इसमें जब गैमीट बनेंगे तो 50% गैमीट में कैपिटल टी आने का प्रोबेबिलिटी संभावना है, और 50% गैमीट में लोअर केस टी आने की संभावना है। जैसे आप सिक्का उछालते हो
तो उसमें या हेड या टेल। इसी तरह से जब गैमीट बनेंगे ये एलील अलग अलग होंगे, तो 50% गैमीट में कैपिटल टी आ जाएगा, 50% गैमीट में लोअर केस टी आ जाएगा। अब आपने देखा कि भाई जब दो पौधों के बीच में आपने क्रॉस कराया, उनका संयोजन कराया, उनमें लैंगिक जनन कराया, तो इसके जो गैमीट बन रहे हैं 100% गैमीट में कैपिटल टी, इसके जो गैमीट बन रहे हैं 100% गैमीट में एक ही तरह के गैमीट बन रहे हैं। इन गैमीट के फ्यूजन से, संयोजन से, संलयन से, निषेचन से जो अगली जनरेशन बन रही है उसमें जो आनुवांशिक विन्यास हुआ वो ये हो गया कैपिटल टी अलॉन्ग विद लोअर केस टी। अब इसके जब गैमीट बनेंगे और इसको हम कराएंगे 100 परागण, इसका 100 परागण कराया तो मेल फ्लावर दो तरह के पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन से? कि या तो उसमें कैपिटल टी और या उसमें लोअर केस टी। इसका जो काउंटर पार्ट है फीमेल फ्लावर, उसका भी जेनेटिक मेकअप यही है। अब उसमें जो अंड बन रहा है उसमें भी या तो कैपिटल टी और या तो लोअर केस टी। ये इधर फीमेल गैमीट और इधर मेल गैमीट। अब इस गैमीट का फ्यूज़न, निषेचन इसके साथ होने के भी चांस है, रैंडम मूवमेंट है भाई, ये चांस है, ये रैंडम है, प्री डिसाइडेड नहीं है। तो ये वाला गैमीट इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, ये वाला गैमीट इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, चांसेस उसके भी हैं। ये वाला गैमीट इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है और ये वाला गैमीट इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, 4 डिफरेंट जाइगोट पॉसिबल है। उन 4 जाइगोट में से 2 जाइगोट, 2 जो बन रहे युग्मनज, उनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा है। एक युग्मनज होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस समयुग्मकी है अप्रभावी एलील के लिए, और एक युग्मनज होमोजाइगस है समयुग्मकी है प्रभावी एलील के लिए। तो 4 में से 2 एक जैसे, एक एक जैसा, एक एक जैसा। अब यहाँ तो भी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करी है। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो 4 तरह के गैमीट ये प्लांट प्रोड्यूस करेगा, 4 ये, तो 16 नीचे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आप समझिए 16 जगह अगर हम इस तरह से आपको दिखाएं कि कितने पॉसिबल युग्मनज पॉसिबल हैं तो उससे रायता फैलेगा। इसी चीज़ को समझाने के लिए, आसान करने के लिए, क्योंकि उस समय के ज़माने में कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो रेगिनाल्ड सी पोनेट हमारे ब्रिटिश जेनेटिस्ट, उन्होंने ये रचना बनाई, आरेख बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पनेट स्क्वायर बनाया, पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर क्या है? पनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ के द्वारा ये आरेख बना के ये कैलकुलेट करने का कि किसी भी गिवन क्रॉस में, जिस क्रॉस की बात हो रही है उस क्रॉस में कितने तरह के गैमीट पेरेंट बना रहे हैं और उन गैमीट के संयोजन से कितने तरह के ज़ाइगोट पॉसिबल हैं। इस चीज़ को जब हम ग्राफ के द्वारा समझाते हैं तो बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें, इनका आप लब्बुल आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि कितने तरह के गैमीट पॉसिबल हैं और उन गैमीट के संयोजन से कितने तरह के युग्मनज पॉसिबल है, संभव है, उनकी प्रोबेबिलिटी, संभावना प्रतिशत में हम बता सकते हैं। ठीक है जी। तो पनेट स्क्वायर नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा युग्मकों का निर्माण, गैमीट्स का निर्माण, युग्मनजों जाइगोट का फॉर्मेशन, F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में संतति पादपों को समझाया जा सकता है। तो पनेट स्क्वायर हम बनाएंगे। स्क्वायर हम लोग बनाते हैं ऐसे, अपनी बुक में उसने इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना दिया, कोई बात नहीं, तो इसको आप थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा इधर को और इधर को घुमा दीजिए तो ये शेप ले लेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख लीजिए। तो एक तरफ आपका एक पौधा, दूसरी तरफ आपका दूसरा पौधा। इस पौधे के बने गैमीट कितने पॉसिबल हैं आप लिखेंगे, इस पौधे के बने गैमीट कितने पॉसिबल हैं आप लिखेंगे। उनके संयोजन की, इस गैमीट का फ्यूजन इसके साथ भी हो सकता, इस गैमीट का फ्यूजन इसके साथ भी हो सकता, इस गैमीट का फ्यूज़न इसके साथ भी हो सकता और इस गैमीट का फ्यूज़न इसके साथ भी हो सकता। ये आपके हो जाएगा पनेट स्क्वायर से, आरेख से आपको पता लग जाएगा।
पनेट स्क्वायर आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनोजों का निर्माण, F1 F2 जनरेशन, संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पोनेट ने डेवलप किया था। यह आरेख आनुवंशिकी संक्रमण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है। तो सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं ओर के स्तंभों के दोनों ओर लिखा जाता है। तो आपने प्यूनेट स्क्वायर बनाया, पनेट स्क्वायर, ये बन गया हमारा। अब कह रहा है जी सभी प्रकार के सभी संभाव्य युग्मकों को, ये हमारा एक प्लांट है और ये आपका दूसरा प्लांट है, या उसी प्लांट के मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, या मेल के गैमीट। तो गैमीट कितनी तरह के इसके बन रहे हैं उसको आप लिखेंगे, इधर कैपिटल टी लोअर टी, और इधर कितनी तरह के, 2 कैपिटल टी और लोअर टी। और यही अगर आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस होगी तो 4 तरह के गैमीट बन जाएंगे। 4 तरह के गैमीट इधर और 4 तरह के गैमीट इधर। RRYY में RY 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 RY, इधर भी 4 तरह के इसी तरह से लिख लीजिए। और इसका फ्यूज़न इसके साथ, 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 इसका फ्यूज़न इसके साथ। इस तरह से आप लिख लोगे तो 16 जाइगोट पॉसिबल है। उन 16 जाइगोट में 4 एक ही तरह के होंगे, 2-2-2-2, 4 ऐसे होंगे जिनमें 2-2 मिलते होंगे, और 1-1-1-1 वाले भी 4 होंगे। तो टोटल 9 तरह के कॉम्बिनेशन बन पाएंगे। टोटल 9 तरह के आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है जी। उन 9 कॉम्बिनेशन में 9 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल हैं। 9 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल हैं इनके फ्यूज़न से। और उसका जो एक्सप्रेशन आएगा तो 9 जीनोटाइप एंड 4 फिनोटाइप, 4 तरह के फिनोटाइप। अभी हम लोग डबल हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे आगे, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो हम लोग सिंगल हाइब्रिड क्रॉस पे बात कर रहे हैं ना। पनेट स्क्वायर से मतलब आपको गैमीट जो बन रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट आसानी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कितने डिफरेंट तरह के जाइगोट बनेंगे। पनेट स्क्वायर उस चीज़ के लिए डेवलप किया गया था। पनेट स्क्वायर में जनकी लंबे पौधे, लंबे और बौने पौधे और इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक, और F1 पीढ़ी में जो संतान बनी दिखाए गए। तो पौधे जहाँ से आपने शुरुआत करी, प्योर लाइन प्लांट, इनके जो गैमीट बने पूरे गैमीट यही 100%, इसके जो गैमीट बने 100% गैमीट यही। इनके फ्यूजन से जो F1 जनरेशन बना 100% प्लांट टॉल होंगे, सभी एक ही जैसे होंगे, टॉल होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधों को स्वपरागित किया। अब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्वपरागण कर दीजिए, F2 जनरेशन में आ जाइए। तो F जनरेशन के नर और मादा के गोतन के लिए क्रमशः, तो नर और मादा को दर्शाने के लिए हम, नर को दर्शाने के लिए सिंबल और मादा को दर्शाने के लिए ये सिंबल। नर का भी जेनेटिक मेकअप ये है और मादा का भी जेनेटिक मेकअप ये है। नर में 2 तरह के गैमीट, ये और ये, और मादा में 2 तरह के गैमीट। तो यहाँ पे जो बन रहा है पराग, उसमें या तो कैपिटल टी एलील या लोअर टी। इसी तरह से अंड में कैपिटल टी या लोअर टी। तो अगर पराग का जो कैपिटल टी को कैरी कर रहा है वो अंड के इसके साथ भी निषेचित हो सकता है और अंड के इसके साथ भी निषेचित हो सकता है। 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसी तरह से अगर पराग जो कि लोअर केस टी एलील को कैरी कर रहा है, उसका निषेचन अंड के कैपिटल टी वाले से भी हो सकता है और अंड के लोअर केस टी वाले से भी हो सकता है। तो अब आप देखिए ये आपका बन गया। 4 जाइगोट पॉसिबल है। उन 4 जाइगोट में 2 जाइगोट एक जैसे हैं। एक जाइगोट कैपिटल टी, एक जाइगोट लोअर केस टी है। तो ये 1, 2 आपके और 1 आपका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2:1 का रेशियो जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप में ये वाला प्लांट भी लंबा होगा, ये प्लांट भी लंबा होगा, ये प्लांट भी लंबा होगा। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 है।
जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, फिनोटाइप रेशियो 3:1 है। तो बड़ी आसानी से आपने पेनेट स्क्वायर की सहायता से ये बता दिया कि F2 पीढ़ी में जीनोटाइप जो होगा, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होगा। 1 वुड भी, एक होगा आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होगा होमोजाइगस रिसेसिव और 2 होंगे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एक होगा आपका समयुग्मकी प्रभावी, एक होगा समयुग्मकी अप्रभावी और 2 होंगे आपके विषम युग्मकी प्रभावी। 1:2:1 का रेशियो जीनोटाइप का F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ रहा। और फिनोटाइप में 3:1, 3 पौधे, 4 में से 3 पौधे, बहुत ध्यान से देखो, 4 में से 3 पौधे ये वाला और ये वाला लंबे हैं। तो लंबे पौधे जो हैं 75%, दिखने में तो वो लंबे हैं लेकिन उसमें 2 वैरायटी हैं लंबों में, या तो वो ये जेनेटिक मेकअप वाला है या वो ये जेनेटिक मेकअप वाला है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे चलिए। अब ये वाली जो लाइनें हैं आपकी, ये वाली लाइनें अगर आप पढ़ने वैसे बैठोगे तो उलझोगे। इन सबको बाईपास कर दो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आता नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन ये। तो इन लाइनों को पढ़ के उलझने की कोशिश मत करो, इन सबको आप बाईपास करो, हटाओ। बस ये आप रेशियो याद रख लो, इसको याद रख लो, रेशियो अनुपात को, इससे प्राप्त किया जाता, उससे सब बातें बेकार हैं। हाँ, इस पे आ जाओ। यहाँ से यहाँ तक बाईपास किया आपने, बाहर से देखने में पौधों में विभेद नहीं, ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि लंबा पौधा ऊपर प्रभावी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अंत में जीनोटाइप अनुपात के यहाँ तक ठीक है, इसको आप बाईपास करो, यहाँ आओ। मेंडल ने F2 पौधे को स्वपरागित किया। अब F2 पे पौधों को स्वपरागित किया। F2 में पौधे आपको कौन मिले थे? 75% पौधे टॉल मिले थे और 25% पौधे आपको ड्रॉप मिले थे। तो ड्रॉप वाले को जब आपने, दिखने में कैसे थे? 2 तरह के, 3:1, लंबे और छोटे। तो छोटे पौधों को जब भी आपने क्रॉस कराया है, सेल्फ परागित कराया 2, 3, 4 जनरेशन तक, उसमें प्योर लाइन प्लांट ये है, क्योंकि इसमें जिस करेक्टर को ध्यान में रखते हुए आप क्रॉस करा रहे हैं उस करेक्टर से डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा, उसका कांस्टेंट इनहेरिटेंस और कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहेगा। पौधा हमेशा छोटा ही बनेगा, लंबा पौधा बीच में नहीं बनेगा। जबकि इस वाले में जो आपके 75% टॉल पौधे थे, उसमें कुछ पौधे ऐसे हैं टॉल है, दिखने में टॉल है, लेकिन कुछ टॉल ऐसे हैं जो हमेशा आगे टॉल ही बना रहे हैं, हमेशा आगे टॉल ही बना रहे हैं। और कुछ टॉल ऐसे हैं जिसको अब अगर आप सेल्फ परागित करा देंगे तो 75% टॉल बनेंगे, 25% ड्रॉप बनेंगे। अब इनमें भी जब आप इनको फिर सेल्फ परागित कराओगे तो फिर वही दिक्कत कि कुछ में आपको हमेशा टॉल और कुछ में हमेशा आपको बीच बीच में ड्रॉप भी मिल जाएगा। मतलब F2 जनरेशन के जो टॉल हैं, दिखने में तो टॉल है लेकिन उनका आनुवंशिक विन्यास, जीनोटाइप अलग अलग है। या तो वो कैपिटल टी हैं या वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं। तो बाहर से दिखने में एक ही जैसे हैं लेकिन आनुवंशिक विन्यास अलग है। कैसे जाना मेंडल ने ये बात कि F2 जनरेशन के जो लंबे पौधे हैं वो 2 वैरायटी वाले हैं? ऐसे जाना भैया कि जब इन पौधों में सब परागित हम करा रहे हैं टॉल पौधे F2 जनरेशन के, तो या तो उसमें आगे हर पीढ़ी तक, कई पीढ़ी तक हमेशा टॉल बन रहा है, या बीच बीच में कुछ ऐसे लंबे पौधे भी हैं जिनको जब हम सब परागित कराते हैं तो 75% पौधे टॉल बन रहे हैं और 25% पौधे छोटे बन जा रहे हैं। ठीक है जी। तो 2 तरह के आपके F2 प्लांट, F2 जनरेशन में जो टॉल प्लांट हैं बेसिकली वो 2 तरह के हैं। यहाँ से ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे चलें। अब हमने क्या करना है, तो उसने निष्कर्ष निकाला कि बौने पौधों का जीनोटाइप समयुग्मकी है। वो प्योर लाइन प्लांट है, बौने पौधे समयुग्मकी हैं, इसीलिए हमेशा आगे उनके बौने पौधे ही बन रहे हैं। आप क्या सोचते हो? बिल्कुल ठीक है। यदि उसने F2 के लंबे पौधों को स्वपरागित किया तो उसने क्या देखने को मिलता कि भाई ये 2 तरह के। पिछले अनुच्छेदों से स्पष्ट है कि गणकी प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना करी जा सकती है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे ये समझ में आया है कि गणितीय प्रायिकता के, स्टैटिस्टिक्स के हम लोग लगा के नियम कानून को जीनोटाइप अनुपात तो बता सकते हैं, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने से, प्रभावी विशेषक
हमारा ट्रेट जो डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट के फिनोटाइप को देखने से जीनोटाइप का ज्ञान संभव नहीं है। तो पौधे को देख के आप उसका फिनोटाइप तो बता पा रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस तो बता पा रहे हो कि टॉल है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है ये नहीं बता पा रहे। जीनोटाइप या तो ये भी टॉल दिखाई देगा या ये भी टॉल दिखाई देगा, तो जीनोटाइप आप नहीं बता पा रहे। जैसे कि F1 व F2 के लंबे पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता, ये आप देख के नहीं बता सकते। इसलिए F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकर कराया। तो ये जानने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, या तो ये है या ये है, अननोन है। आपने दोनों जगह क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसका आपने क्रॉस कराया है ड्रॉप प्लांट से। ड्रॉप प्लांट का यही हो सकता है जीनोटाइप। ड्रॉप प्लांट का जीनोटाइप ना तो ये ना तो ये, यही होगा। जो 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 2 एलील के माध्यम से, उसमें से यही वाला कॉम्बिनेशन ड्रॉप प्लांट बनाएगा। तो ड्रॉप प्लांट से जब क्रॉस कराया, अब आपको 2 तरह की फाइंडिंग मिल सकती है। या तो अगली जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल, और या अगली जनरेशन में 50% टॉल और 50% ड्रॉप। तो ये फाइंडिंग जो है, इन 2 फाइंडिंग के आधार पे हम बता देंगे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क में क्या है। अगर आगे सभी टॉल बनना है, इट मीन्स कि यहाँ दोनों जगह कैपिटल टी है, तभी टॉल बनेगा हमेशा आगे। और अगर 50-50% बनना है, इट मीन्स कि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मार्क थे हमको पता लगाना था, तो एक जगह कैपिटल टी है, एक जगह लोअर केस टी है, तभी ये 50% बना देगा। ये हमने कैसे बताया? अरे भैया आप समझो बात, एक जगह ये एक जगह ये, इसका क्रॉस कराओ आप इस वाले से, तो इसमें 2 तरह के गैमीट बन गए, इसमें एक ही तरह का गैमीट बना। तो जो आपके 50% प्लांट टॉल और 50% प्लांट ड्रॉप बन गए। ठीक है जी। तो अगली जनरेशन में अगर 50% टॉल और 50% ड्रॉप है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो प्लांट था टॉल प्लांट, वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का केस था, विषम युग्मकी डोमिनेंट का केस था। तो अननोन जीनोटाइप जानने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म का, उस जीव का जीनोटाइप जानने के लिए जो दिखने में प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा, उसको अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से अगर हम क्रॉस करा दें, तो हम इसका जीनोटाइप बता सकते हैं हमारे क्रॉस की फाइंडिंग के हिसाब से। इस तरह के क्रॉस को, जिसमें हम अननोन जीनोटाइप वाले लेकिन प्रभावी लक्षण को दिखाने वाले जीव का क्रॉस कराएं, उसका निषेचन कराएं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो इस तरह के क्रॉस को हम परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। और एक होता है बैक क्रॉस, ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस, पीछे क्रॉस में हम F2 जनरेशन या F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का किसी भी पेरेंट से, या तो होमोजाइगस रिसेसिव से या होमोजाइगस डोमिनेंट से, तो दोनों में से किसी भी एक पेरेंट से जब हम क्रॉस कराएं संकर का, हाइब्रिड का, तब वो कहलाता है बैक क्रॉस। और अगर संकर या हाइब्रिड, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है, भले जो भी हो, जो दिखने में प्रभावी लक्षण दिखा रहा है, अगर हम उसका क्रॉस, और जिसका जीनोटाइप आपको नहीं पता, अगर आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो इस तरह का क्रॉस परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण कराया जाता है, ना कि स्वपरागण। और जो आपके संकर के रिजल्ट रहेंगे, उससे आप उसका एनालिसिस करके बता दोगे कि कौन सा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा, हम लोग के जब फ्लावर के कलर के लिए वॉयलेट कलर जो है डोमिनेंट है, वाइट कलर रिसेसिव है, तो इसका आपका जीनोटाइप हमें नहीं पता क्या है, या तो ये है और या ये है। ठीक है जी, दोनों ही बातों में वॉयलेट कलर ये बना देगा। और वाइट वाला रिसेसिव है, उसको आपका पता ही है कि ये है। अब इसको आपने क्रॉस कराया, हमें इसका नहीं पता, सारे के सारे अगर आगे वॉयलेट बन गए, तो इसका मतलब है इसके पास दोनों जगह डोमिनेंट एलील है। और अगर 50% वॉयलेट बन गए, 50% वाइट बन गए, तो इसका मतलब है इसके पास एक जगह तो डोमिनेंट एलील है और एक जगह रिसेसिव एलील है। तो आपने जो क्रॉस कराया, उसका जो रिज़ल्ट आएगा,
अगर 100% ऑर्गेनिज्म अगली जनरेशन के प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसका मतलब है ये पौधा या ये फूल जो भी है, ये पौधा जिसका कि आप जीनोटाइप जानना चाहते थे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर 50% ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन के डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, 50% रिसेसिव कैरेक्टर को दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसकी आप जीनोटाइप जानना चाहते थे उस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है जी, क्लियर। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस, आगे चलिए। आखिरी में आके ये सारी बातों का लब्बो लुआब ये जब इन्होंने देख लिया मेंडल ने इन सारी बातों को, तो उसने वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया एक संकर संक्रमण प्रयोगों को अपने परीक्षणों को आधार बनाकर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन को, रिजल्ट को और उसकी ऑब्जर्वेशन को आधार बना के मेंडल ने इनकी वंशागति संबंध अपनी समझ के सारूप दो समान नियम प्रतिपादित किए। तो अपनी समझ से दो नियम इन्होंने प्रतिपादित कर दिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस आधार पे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण प्रयोगों के, एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के, सिंगल जीन इनहेरिटेंस के, एक संकर संक्रमण, एक संकर संकरण प्रयोगों के अपने प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स के आधार बना के मेंडल ने दो नियम प्रतिपादित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियमों की या सिद्धांतों की संख्या दी जाती। प्रथम नियम प्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा नियम विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? पहली बात, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक डिस्क्रीट यूनिट करते हैं। तो लक्षणों को निर्धारित, रेगुलेट, नियंत्रित कौन कर रहे हैं? लक्षणों को निर्धारित, रेगुलेट या नियंत्रित कर रहे हैं फैक्टर। फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर। तो लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रीट यूनिट कर रही हैं। ठीक है जी। कारक जोड़ों में होते हैं और ये कारक जो है पेयर में होते हैं। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता। तो कारक पेयर जो है जोड़े में है। जोड़ा देखिए समयुग्मकी बन सकता है या विषम युग्मकी। अब अगर ये है तो अगर हमारे को विरोध करने वाला ही कोई नहीं, हमारी चलेगी। दोनों जगह कैपिटल टी है, दोनों जगह लोअर केस टी है, तो अपना असर दिखा देंगे। हाँ, यहाँ पे अब ये अपने हिसाब से प्लांट को लंबा करना चाहता है, ड्रॉप करना चाहता है। तो असमान कारकों वाला जब जोड़ा होता है तो उनमें से एक कारक दूसरे कारक को उठा के पटक देता है, दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, उस पर चढ़ बैठेगा, दबंग। तो ये कैपिटल टी इस पे डोमिनेंट है, उसको दबा दी, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा प्रभावी होता है। F1 में और अगली जनरेशन में F1 में जो प्रभावी कारक है उसने तो अपना असर दिखा दिया, अप्रभावी कारक अपना असर नहीं दिखा पाया, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे जितने भी प्लांट बने उनका जेनेटिक मेकअप ये है। तो ये जो अप्रभावी कारक है, प्रभावी कारक की उपस्थिति में अपनी जानकारी को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ये जानकारी को अपनी तभी प्रदर्शित कर पाएगा जब इसका साथी, इसका जोड़ीदार भी अप्रभावी कारक ही हो, तभी ये अपनी जानकारी को प्रदर्शित कर पाएगा। F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना। तो F1 में केवल एक लक्षण प्रकट हो पाया क्योंकि F1 के सारे प्लांट यही थे, लेकिन F2 में उसके पास ये मौका बन गया नेक्स्ट जनरेशन में कि इसका जोड़ीदार, करेक्ट जोड़ीदार नंबर 2, इसका जोड़ीदार ये बन गया। तो जिन पौधों में 25% पौधों में ये जोड़ीदार उसका बन गया, वहाँ पे उसने अपनी जानकारी को प्रदर्शित कर दिया। ये जोड़ी बन पाई, क्यों बन पाई? क्योंकि जब गैमीट बनते हैं तब ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और गैमीट जब फ्यूज़ होते हैं वो एटर्नम फ्यूज़ होते हैं। चांस की बात, ये गैमीट जिस पे केवल छोटा टी था वो दूसरे गैमीट से जिसके साथ फ्यूज़ हुआ उसके पास भी छोटा टी, 25% में चांस बन जाएगा। वही 25% F2 जनरेशन के वो वाला लक्षण जो F1 जनरेशन में गायब हो गया था, प्रकट नहीं हो पाया था, छुप गया था, वो पुनः प्रदर्शित हो जाएगा, जस का तस, वैसे का वैसा ही, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। तो F2 जनरेशन में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के आधार पर समझाया जा सकता है। F1 में केवल एक और F2 में दोनों। तो प्रभाविता के आधार पे, कि प्रभाविता का आधार ये कि भैया जब विषम युग्मकी होंगे तभी तो उसको दबाएगा, लेकिन जब दोनों एक जैसे हैं तो इधर भी यही, इधर वो अपने साथी को थोड़ी ना दबाएगा, तो उसी के साथ है।
हम साथ साथ हैं, चलिए आगे चलें। इससे भी स्पष्ट होता है कि F2 जनरेशन में 3:1 का अनुपात क्यों आया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे आइए। इस नियम का आधार ये है कि एलील आपस में घुल मिल जाते हैं। एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं, घुल मिल नहीं जाते हैं। इस नियम का आधार ये है कि एलील की ब्लेंडिंग नहीं होगी। एलील की ब्लेंडिंग आपस में मिलते जुलते नहीं है। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि जब F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म के जीव के गैमीट बने तो ये आपस में अलग अलग हो गए। लॉ ऑफ सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। और जब इनके गैमीट इनके काउंटर पार्ट से, इसके ये नर है मादा से, तो मादा के गैमीट से जब ये फ्यूज़ होने के चांस बने, अगर नर का ये गैमीट जिस पे लोअर केस टी एलील है, अगर मादा के उस अंड से निषेचन इसका संभव हो जाए, शादी हो जाए जिस पे लोअर केस टी है, तो जो प्लांट बनेगा उस पे जेनेटिक मेकअप लोअर केस टी होगा। वो प्लांट छोटे तने वाला बन जाएगा, भले ही F2 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता F1 में, लेकिन F2 में दोनों प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान है, जनक में तो दोनों ही एलील हैं। युग्मक बनते समय कारकों के एक जोड़े एलील के सदस्य भी संयोजित हो जाते हैं। जब युग्मक बनते हैं तब ये जोड़ा जो एलील का है, एलील के सदस्य भी संयोजित सेग्रीगेट अलग अलग हो जाते हैं, और युग्मक में दो में से केवल एक ही कारक आता है। युग्मक में एक ही आएगा। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं। जो समयुग्मजी हैं उसके तो एक ही तरह के गैमीट बन रहे हैं, जबकि विषमयुग्मजी जनक में दो तरह के गैमीट समान अनुपात में बनते हैं। यहाँ तक पर हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। इतने रिवीजन के बाद अपूर्ण अप्रभाविता को पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषज्ञों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया। अब मटर वाला प्रयोग जो मेंडल ने किया था, मेंडल ने जो बातें बताई, तो दूसरे साइंटिस्ट हम क्यों मान लें भाई, हम भी तो कुछ करेंगे। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा जी हम खोज करके देखते हैं, दूसरे किसी जीव में, दूसरे किसी पादप में किसी लक्षण को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्रॉस कराते हैं और देखते हैं क्या फाइंडिंग जो थी वही रहती है जो इन्होंने साहब ने बता दी मेंडल ने कि ऐसा ऐसा है। तो मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों किसी दूसरे ट्रेड के संदर्भ में दोहराया गया किसी दूसरे प्लांट में, तो पता चला कभी कभार तो बीच में ऐसे कुछ चीज़ें नोटिस करी गई। कभी कभार ऐसा देखा गया कि F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है, F1 पौधे में इस तरह का फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट ऐसी आ जाती है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता। तो ना इधर फादर नॉर मदर, ना तो नर से ना मादा से, मतलब ना तो मेल पेरेंट से ना फीमेल पेरेंट से, किसी से भी नहीं मिलता, बल्कि उनके बीच का था लगता है या होता है। श्वान पुष्प, डॉग फ्लावर, श्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, याद रख लीजिएगा। श्वान पुष्प लिख सकता है, स्नैपड्रैगन लिख सकता है एंटीराइनम में। पुष्प रंग की वंशानुगति, पुष्प के कलर की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझाने के लिए अच्छा उदाहरण है। अपूर्ण प्रभाविता को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम या आपका श्वान पुष्प, कुत्ता, श्वान पुष्प अच्छा उदाहरण है। तदुप प्रजननी, लाल फूल वाली। तदुप प्रजननी क्या था भाई? तदुप प्रजननी क्या था? तजुप प्रजननी हमारा प्योर लाइन प्लांट। तो RR फूल वाली आपने प्लांट लिया जिस पे रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं, RR फूल वाले प्लांट को, और तदुप प्रजननी सफ़ेद फूल वाली प्रजाति, और दूसरा आपने ले लिया सफ़ेद फूल वाला। इनका क्रॉस कराया तो इसमें जो गैमीट बनेंगे सारे के सारे 100% गैमीट में कैपिटल R, और इधर जो गैमीट बनेंगे 100% गैमीट में लोअर केस R। इनके फ्यूजन से जो नेक्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन बनेगी उसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल R लोअर केस R। तो मेंडल का नियम अगर यहाँ लागू होता, ये इसको दबंग दिल्ली की तरह पटक के उठा के पटक देता, डोमिनेंट होता। तो सारे फ्लावर कैसे बनते हैं? रेड, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या सारे फ्लावर बनते वाइट।
या रेड मतलब एक पे होते, जिस पे होते हम कहते हैं डोमिनेंट है। रेड सुनने में लग रहा है कि रेड डोमिनेंट होता, तो सारे के सारे F1 में रेड, लेकिन हुआ क्या, ना तो रेड बने ना वाइट बने, बीच का बन के रह गए। बीच का क्या, पिंक। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने उनके उन प्लांट के फ्लावर कैसे थे, पिंक कलर के थे। अब आपने इसकी सेल्फिंग करा दी, पहले आपने क्रॉस कराया है, पहले आपने उसको क्रॉस कराया है। कैसे कि पहले आपने सेल्फिंग नहीं कराई, पहले आपने उसका क्रॉस कराया है, हाइब्रिड करवाया है दूसरे के साथ। अब आपने उसकी सेल्फिंग करा दी आर आर की, ये जो आर आर पिंक वाला बना उसका खुद से उसका निषेचन करवाया। तो अब इसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे, क्योंकि इसका आर आर मेल फ्लावर जिससे पराग लिया, तो 50% गैमीट में कैपिटल आर और 50% गैमीट में लोअर केस आर। ठीक है जी। इसी तरह से इसके जब अंड बने 50% में कैपिटल आर और 50% में लोअर केस आर, तो इस आर का फ्यूज़न इस आर से, आर आर ये देखिए पोजीशन, इस आर का फ्यूजन इस आर से, ये आर आर, इस आर का इस आर से, इस आर का संयोजन इस आर से ये बन गया, और इस आर का संयोजन इस वाले से, छोटे वाले से ये बन गया। तो ये वाले तो वाइट हो गए, ये वाले रेड हो गए, लेकिन ये फिर से पिंक हो गए। F2 जनरेशन में 1:2:1 फिजिकल एज वेल एज 1:2:1 जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो एक ही हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, फिनोटाइप रेशियो 3:1 होना चाहिए था। अगर मेंडल के नियम को ये प्रतिपादित कर रहा होता, मेंडल के नियम को मान रहा होता, ये वाला भी रेड होना चाहिए था, ये भी रेड होना चाहिए था, ये भी रेड होना चाहिए था, अगर आर इस वाले आर पे पूरी तरह से डोमिनेंट होता। पूरी तरह से नहीं है, अपूर्ण प्रभावी है। अगर कंप्लीटली प्रभावी होता तो कैपिटल आर इसको उठा के पटक देता, और यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर बनते। F1 जनरेशन में भी रेड कलर के फ्लावर बनते हैं, जो बने नहीं। तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। कहानी देखिए चालू कहाँ से हुई कि आपने प्योर लाइन प्लांट आर आर कैपिटल आर और प्योर लाइन प्लांट वाइट लोअर केस आर, जितने भी गैमीट बने इसके, ऑल द गैमीट कैरिंग द कैपिटल आर एलील एंड ऑल द गैमीट ऑफ दिस फ्लावर कैरिंग द लोअर केस आर। तो इनके संयोजन से कैपिटल आर लोअर केस आर, जो बीच में फंस के रह गया, ना इधर इस एंड पे ना इस एंड पे। होना क्या चाहिए था, आइदर ऑफ द पेरेंट, एक पेरेंट के समान होना चाहिए था अगर ये प्रभाविता के नियम को मानता होता। लेकिन प्रभाविता के नियम को नहीं मान रहा, उससे भाग रहा है, डेविएशन है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को नहीं मान रहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को ये नहीं मान रहा, तो गुलाबी बन गए। और जब उसकी उसने सेल्फिंग कराई, पहले इसने कराया है, सेल्फिंग नहीं कराई, इसने कराया जो क्रॉस कराया। ठीक है जी। ये हो गया आपका अप्रभाविता का, अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल कह लीजिए, एक उसका उदाहरण अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो आर आर वाई वाई, यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडेलियन एक संक्रमण के संक्रमण में होता है। तो जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1:2:1 होता है, कंप्लीट डोमिनेंस के लिए भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए भी। तो जीनोटाइप रेशियो तो ठीक है, लेकिन फिनोटाइप रेशियो कंप्लीट डोमिनेंस के केस में 3:1 है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। तो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, किंतु फिनोटाइप अनुपात 3:1 प्रभावी अप्रभावी बदल गया। तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 की जगह क्या हो गया, 1:2:1 हो गया। इस उदाहरण में आर कारक लोअर केस आर पर पूर्णता प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद से गुलाबी में परिवर्तित हो गया। इसलिए ये वाला जो था वो लाल कलर का फ्लावर ना बना के गुलाबी कलर का बना। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। अब ये प्रभाविता का उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी संकल्पना कैसे करी गई और उसका स्पष्टीकरण को हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट
ऑफ डोमिनेंस, एक्सप्लेनेशन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। प्रभाविता वास्तव में क्या है, डोमिनेंस क्या है, कुछ एलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, और कुछ एलील प्रभावी हैं कुछ अप्रभावी हैं। इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझें। तो पहले तो जीन का वर्किंग समझ लेते हैं। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती। तो जीन में है क्या, जीन में किसी भी एक स्पेशल ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए उसके पास जानकारी है। तो वो जीन जो स्टेम की हाइट को गवर्न कर रहा है, स्टेम की हाइट को या फ्लावर के कलर को या जो भी कह लीजिए, और स्टेम की हाइट दो तरह की बनाई दे रहा, या तो टॉल या तो ड्रॉ। ठीक है जी। तो जीन के पास जानकारी किसी भी एक लक्षण को अभिव्यक्त करने की, समझाने की। तो जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती। द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के दो प्रारूप विद्यमान रहते हैं। तो द्विगुणित जीवों में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एलील के जोड़े के रूप में तो एलील का जोड़ा रहता है, प्रत्येक जीन के दो प्रारूप। तो जीन का एलील का जोड़ा क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो एलील का पेयर है वो बेसिकली एलील पेयर है क्या, वो एक ही जीन के दो रूप है ना। तो एक ही जीन की दो कॉपी, एक ही जीन, वो जीन मानो एक्स जो स्टेम की हाइट को निर्धारित कर रहा है, उसकी दो कॉपी, इसकी कॉपी जो है या तो ये है कॉपी या ये कॉपी है। अब इनके दो कॉपी, दो उसके नंबर हैं, दो नंबर में या तो दोनों जगह कैपिटल टी या दोनों जगह लोअर केस टी या कैपिटल टी लोअर केस टी। ठीक है जी। तो इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। द्विगुणित जीवों में एलील को जोड़े के रूप में व प्रत्येक जीन के दो प्रारूप विद्यमान रहते हैं। द्विगुणित जीवों में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एलील के पेयर के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ एलील, एलील के पेयर के रूप में प्रत्येक जीन के, हर जीन के दो कॉपी विद्यमान रहती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि एलील के, और ये बात यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि एलील के दो कॉपी तो विद्यमान है, ये आवश्यक नहीं कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों, एलील का जोड़ा एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। एलील का जोड़ा अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि विषम युग्मज हेट्रोजाइगोट में होता है। उनमें से एक एलील की भिन्नता के कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। अब ये जो एलील भिन्न हो गए, ये एलील से ये एलील बन गया, उसमें आया कोई परिवर्तन आया और ये एलील एक नया रूप आ गया जो एलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। तो भगवान ने जब भेजा, उसने ये एलील भेजा और इस एलील में हुआ चेंज, म्यूटेशन, और इस एलील ने अपना रूप बदल लिया। तो उसके पास जो जानकारी थी वो जानकारी भी बदल गई। ये जानकारी ये थी कि प्लांट की हाइट को लंबा करो, अब ये छोटा करने लगा। तो जो नया फॉर्म एलील का नया फॉर्म बना, तो उसके पास जो जानकारी थी, जो कोड वर्ड थे, वो थोड़े से हिल डुल गए और वो निहित विशेष सूचना को रूपांतरित और नया उसने अंतर पैदा कर दिया, रूप में अंतर पैदा कर दिया, रूपांतरित कर दिया, सूचना को बदल दिया, क्योंकि एलील का फॉर्म बदल गया। उदाहरणार्थ ऐसे जीन से लिया जाए, उदाहरण के तौर पे, जिसमें एक विशेष एंजाइम को उत्पादन करने की क्षमता, मानिए यहाँ पे एक कोई एक्स जीन है और ये एक्स जीन एक एंजाइम को बना रहा है। इसके पास जानकारी है इस एंजाइम को बनाना। एंजाइम की काम करने की क्षमता आप जानते हो, सबस्ट्रेट को, रासायनिक आधारी को प्रोडक्ट में, उत्पाद में बदल देता है। तो सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदल रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, आधारी को प्रोडक्ट में। कौन? एंजाइम। ये एंजाइम जो जीन एक्स की वजह से बन रहा है, एक विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की सूचना है। इस जीन के दो प्रतिरूप, इसके दो एलील हैं। अब ये जीन दो रूप में है, X1 और X2, वो उसके एलील हो गए। पहले ये X में ही था जब धरती पे आया, लेकिन उसमें हुआ म्यूटेशन और वो उसके दो प्रारूप बन गए, X1 X2 हो गए। मान लेते हैं कि ये समान एलील एक ऐसा
सामान्य एंजाइम पैदा करता है। तो ये सामान्य एलील था, ये सामान्य एलील है। इसकी वजह से एक एंजाइम ऐसा बन रहा है, एक सामान्य एंजाइम पैदा करता है जो एक सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। ऐसा एंजाइम बना दिया जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। रूपांतरित एलील, ये है रूपांतरित एलील। सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो ये जो हमारा अरूपांतरित या एक्चुअल एलील था जो एंजाइम बना रहा था, अब रूपांतरित उसमें कुछ चेंज हो गया। तो चेंज होने के बाद क्या सीन होगा, या तो वो समान एंजाइम बना पाएगा या एंजाइम जो बना रहा है वो फॉल्टी बना रहा, एंजाइम काम नहीं कर पा रहा। एंजाइम तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा, और या वो एंजाइम बना ही नहीं रहा, नॉट एट ऑल। ठीक है, देखिए X1 जो उसके पास एक्चुअल एलील था शुरू में, उसमें चेंज हुआ, उसका नया रूप X2 आ गया। अब X2 क्या कर रहा हो सकता है कि या तो वो एंजाइम उसके रूप में चेंज होने से कोई उसकी जानकारी में परिवर्तन नहीं, वो एंजाइम वैसे का जस का तस बना रहा, या वो एंजाइम तो बना रहा लेकिन फॉल्टी बना रहा, गड़बड़ बना रहा, और या वो एंजाइम बना ही नहीं रहा। ठीक है, या तो समान एंजाइम या कार्यक्षम एंजाइम या एंजाइम की अनुपस्थिति। तो पहले वाले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है। पहले वाला जो हमने उदाहरण उठाया कि भाई रूपांतरित होने के बाद भी वो वही काम कर रहा, तो एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, भले वो रूपांतरित हो भले वो अरूपांतरित हो, जो काम करने का तरीका था उसी के बराबर है, वैसे ही काम कर रहा था। परिणाम स्वरूप वह भी सबस्ट्रेट को बदल कर पुराने फिनोटाइप विशेषक का उत्पादन करेगा। तो ये भी क्या करेगा कि इस एंजाइम जो बनाया वो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा। तो फिनोटाइप में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जो काम ये कर रहा था X1 वही काम X2 कर रहा है, सच आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार के एलील युग्मकों के अनेक उदाहरण हैं और ज़्यादातर प्रकृति में इसी तरह का होता है। किंतु अब एलील, जब कोई एलील एंजाइम उत्पन्न नहीं करता, एंजाइम ही नहीं उत्पन्न कर रहा, या कार्य अक्षम एंजाइम को उत्पादन कर रहा है, या फॉल्टी एंजाइम बना रहा, तो क्या होगा, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, उस सूरत में क्या है, फिनोटाइप प्रभावित हो गया। सामान्यता फिनोटाइप, तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप विशेषक अरूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर रहता है। तो फिनोटाइप किस पे निर्भर है, फिनोटाइप निर्भर है हमारे ओरिजिनल एलील पे, अरूपांतरित एलील पे। सामान्यता अरूपांतरित एलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है, और अरूपांतरित एलील मौलिक रूप जो प्रभु ने जिस हालत में भेजा, यहाँ आके हम बदल गए, बात अलग है, प्रभु ने हमको बिल्कुल बाटलक की तरह भेजा था। तो सामान्यता अरूपांतरित एलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करता प्रभावी होता। मुख्यतः ये प्रभावी एलील होते हैं जो अरूपांतरित होते हैं, तथा रूपांतरित एलील अप्रभावी होता है। तो रूपांतरित एलील सामान्यता अप्रभावी है, और अरूपांतरित एलील मौलिक एलील जो है वो प्रभावी है ज़्यादातर केस में। इसीलिए इस उदाहरण में अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं, तो इसीलिए इस वाले पर्टिकुलरली इस केस में अप्रभावी एलील के आ जाने से या तो एंजाइम बनेगा नहीं, या बनेगा तो कार्यक्षम नहीं होता। ठीक है, तो इससे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझ में आता है कि जो बेसिकली हम लेके आए हैं वो प्रभावी है। अब हम लोग आते हैं सहप्रभाविता पे, कोडोमिनेंस पे। ठीक, चलिए कोडोमिनेंस की बात करें। तो कोडोमिनेंस थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको अगले लेक्चर में मैं कवर करता हूँ। ये लेक्चर यहीं रोकता हूँ। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने बात करी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, अपूर्ण अप्रभाविता की, अपूर्ण प्रभाविता की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करी, और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की बात करी। अगले लेक्चर में हम लोग कोडोमिनेंस की बात करेंगे, और साथ के साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे। यहाँ आज हम लोगों ने इसका समापन करते हैं। यहाँ पे आके वाणी को विराम दूँ, आप लोग भी खाना वाना खा लो, चाय वाय पी लो, और फिर से आओ। नेक्स्ट लेक्चर में सहप्रभाविता में मिलते हैं, आपको मुलाकात करते हैं, मुलाकात नहीं बेटा, मुलाकात। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।